हेलो फ्रेंड्स, वेदांत कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। ये संविधान का एक परिचय पत्र है। ये संविधान के मूल दर्शन, आदर्शों और उद्देश्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। ये बताती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना है। ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है। अगर हम इसे पढ़े तो इसका इस तरह से होगा: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। तो ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है। तो इसके महत्व क्या क्या है? देखो, भारतीय संविधान की अगर उद्देशिका को देखो तो इसका महत्व काफी व्यापक है, क्योंकि इसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है, कि भारतीय संविधान के बारे में बताता है ना। तो पहला अगर देखा जाए तो महत्व में अगर पहला देखा जाए तो ये भारतीय संविधान के स्रोत का संकेत है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में लिखा है हम भारत के लोग। क्या लिखा है? हम भारत के लोग, मतलब जो संविधान को अधिकार प्राप्त होता है वो भारत के लोगों से प्राप्त होता है। संविधान के आदर्शों का प्रतिबिंब है ना, इसमें जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। संविधान के दर्शन की कुंजी है। ये संविधान के निर्माताओं के विचारों और आकांक्षाओं को दर्शाती है, जिससे संविधान की व्याख्या में मदद मिलती है। अगर संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्दों को हम देखें तो वो इसके स्वरूप और उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। जैसे हम भारत के लोग भी दर्शाता है कि संविधान का निर्माण उसे और अंगीकार करने का अधिकार भारत की जनता के पास है। संप्रभु मतलब निर्णय लेने की स्वतंत्र शक्ति। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी, यह शब्द पहले भारतीय संविधान के उद्देशिका में प्रारंभिक तौर पर नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। इसे पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, इसे पंथ निरपेक्ष भी कहा। ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों के प्रति समान भाव का व्यवहार करता है ना, सभी धर्मों के प्रति समान भाव का व्यवहार करता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। इसका अर्थ है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति जवाबदेह होती है ना। मतलब कोई भी सरकार जब भी सत्ता में बनी रहेगी जब उसको जनता का समर्थन प्राप्त होता रहेगा, है ना। नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य मतलब जो होता है, राज्य का प्रमुख व्यक्ति या प्रथम जो राज्य का जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो चुना जाए, चुना राज्य का प्रथम नागरिक या सर्वोच्च नागरिक को चुना जाए, ना कि वंशानुगत। ये गणराज्य कहलाता है। न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक दर्शन कहते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय को अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो जो भारतीय संविधान का भाग 4 है,
है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, क्या भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक न्याय देखने को मिलता है ना। नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक न्याय देखने को मिलता है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक के इसमें दिए गए। ठीक है। और राजनीतिक न्याय को अगर हम देखें तो राजनीतिक न्याय मतलब वोट करने की स्वतंत्रता, है ना, वोट करने की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपना मत देने का अधिकार है। और ये मत देने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326, है ना, अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता, है ना। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ना। जैसे विचार और अभिव्यक्ति को हम कौन से आर्टिकल में देख सकते हैं? विचार अभिव्यक्ति को हम आर्टिकल 19A में देख सकते हैं, है ना, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को हम आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक देख सकते हैं। 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल है उनमें दिखाई देते हैं, जहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित उपकरण बताए गए। नेक्स्ट है समानता। ये सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। समानता का आर्टिकल अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में समानता के जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18, 14 से लेकर 18 समानता से संबंधित आर्टिकल। बंधुत्व, इसका उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है ना। बंधुत्व का मतलब होता है कि दूसरे के विचारों को सुनना और सहिष्णुता के साथ उससे बात करना, मतलब भाईचारे के साथ भाईचारा बनाए रखना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर संशोधन देखें तो अब तक केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। अब एक प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कानूनी मान्यता क्या है, मतलब ये संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मत रहे हैं वो समय समय पर बदलते रहे हैं। सबसे पहले बेरुवाड़ी मामला आया था। बेरुवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस, है ना। गोलकनाथ केस में भी सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है ना, संविधान का हिस्सा नहीं है। परंतु अपने अगले निर्णय, जो अगला निर्णय आता है केशवानंद भारतीवाद, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की राय बदलती है। ठीक है। बेरुवाड़ी केस में कहता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, हिस्सा नहीं है। जबकि गोलकनाथवाद में भी यही कहता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो केशवानंद भारती मामले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताया जाता है। इस फैसले में एक बात और कही जाती है, मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? कोर्ट कहता है कि संविधान के किसी भी अंग, किसी भी हिस्से में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु इसके बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं किया सकता है। मतलब संविधान में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जो इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। मतलब कोई भी चीज अगर संविधान को नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगी तो उसे इनवैलिड और नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, मतलब असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर मूल संरचना के विभिन्न तत्वों को बताया गया है, जैसे संप्रभुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये मूल संरचना के हिस्से माने गए हैं। ठीक है। अब
जिसे हम लागू करवा सकते हैं क्या? एक प्रश्न ये उठता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है क्या? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लागू सीधे कोर्ट में जाकर नहीं कराया जा सकता है ना? जैसे हम मूल अधिकारों को करवा सकते हैं, उसी तरह से संविधान की प्रस्तावना को नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति प्रस्तावना में उल्लिखित किसी अधिकार या सिद्धांत को लागू कराने के लिए सीधे अदालत में नहीं जा सकता। ठीक है, परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका व्यापक महत्व है ना? यह संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या करने में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है, खासकर जब कोई प्रावधान अस्पष्ट हो, है ना? ये संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को समझने में मदद करती है, जिससे न्यायाधीशों को सही निर्णय लेने में सहायता मिलती। अब कुछ एमसीक्यूज हम देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। पहला प्रश्न है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़े गए? तो मैंने जैसे बताया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ है वो? 42वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी, है ना? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग का तात्पर्य क्या है? हम भारत के लोग का तात्पर्य है कि जो प्रभु सत्ता है ना, पूरी जो पावर है वो जनता में निहित है ना, प्रभु सत्ता जनता में निहित हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, प्रभु सत्ता जनता में निहित हो। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरकार सर्वोच्च है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जनता सर्वोच्च हो जाती है। राज्य सर्वोच्च, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य का निर्माण ही जनता के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय प्रस्तावना में किस रूप में उल्लेखित है? तो हमने जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखी थी तो वो बताता हूँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, है ना? कहाँ लिखा है? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय तीन तरह से उल्लेखित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उल्लेखित है। ठीक है? न्याय प्रस्तावना में किस रूप में उल्लेखित है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत के संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे, समान व्यवहार करेगा, सभी धर्मों का सम्मान भी करे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, ऑप्शन बी करेक्ट। जबकि एक है किसी एक धर्म को बढ़ावा देना, गलत है। भारतीय संविधान में कोई ऐसा कोई प्रोविजन, मतलब भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, कभी कभी कहा जाता है कि हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, परंतु सभी धर्मों के हितों की बात करना या समान व्यवहार करना, ठीक है, कोई ऐसे प्रोविजन है जो वहाँ पे युक्त निर्बंधन के साथ है, तो ऐसा ये एक अपवाद माना जाएगा, परंतु किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। धर्म विरोधी विचार, ये भी गलत है। केवल बहुसंख्यक के धर्म का समर्थन, जैसे मैंने अभी बताया, ये भी गलत है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, किसी भी पंथ को नहीं मानता है, परंतु सम्मान सभी धर्मों का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान की जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें अंगीकरण के बारे में बताया गया है। कब अंगीकृत किया जाता है ये बताया गया है इसमें, देखिए 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। ठीक है, अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी। जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? इस दिन होता है कि भारतीय संविधान को लागू किया जाता है। भारतीय संविधान को लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलती है, भारत स्वतंत्र होता है। ठीक है, और 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन होता है, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में न्याय किस रूप में दिया गया है? ये पहले भी बता चुका होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया।
प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया, तो ये मैं भी बताया था 26 नवंबर 1949। कोई एक शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक चीजें देखने को मिलेंगी, परंतु आर्थिक विकास के बारे में कहीं भी उल्लेख। इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना किसी अदालत में लागू की जा सकती है या नहीं। तो मैंने जैसे बताया कि संविधान की प्रस्तावना को किसी भी अदालत के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है ना, डायरेक्ट रूप से ऐसे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भी सीधे तौर पर लागू नहीं की जा सकती, ऑप्शन बी। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो देखो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा इस ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे तो इसमें एन ए पालकी वाला जो एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता है, इन्होंने कहा, और एक एम ए हिदायतुल्लाह, एक न्यायाधीश थे हिदायतुल्लाह, इन्होंने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित विभिन्न चीजों को हमने देखा। अगले वाले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।